सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ लिया था एपिडर्मिस के बारे में। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्किन। स्किन के बारे में हमने पढ़ा था कि 3 लेयर्स होती है, एक होती है एपिडर्मिस, एक होती है डर्मिस और एक होती है हमारी सबक्यूटेनियस। ये 3 मेन लेयर थी। तो इन 3 लेयर्स के बाद हम एपिडर्मिस के बारे में, स्किन के अंदर जो सबसे पहली लेयर थी एपिडर्मिस के बारे में बात कर रहे थे। एपिडर्मिस के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की वो यहाँ पे देख रहे हैं दोबारा से एक बार। तो सबसे ऊपर हमने बोला कौन सी लेयर होती है, कॉर्नियम। दूसरी वाली हमने बोला कौन सी होती है, ग्रैनुलोसम। थर्ड वाली कौन सी बोला था हमने, स्पाइनोसम। और जो लास्ट वाली थी उसको बोला था हमने बेसेली लेयर। क्लियर था? ये 4 लेयर किसकी थी बच्चों? ये थी एपिडर्मिस की। क्लियर? इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कैसे कैसे बनी रहती हैं, किन किन चीज़ों से ये कनेक्ट रहती हैं। ठीक है, तो आज हमको इसके बारे में थोड़ा सा और एडवांस पढ़ना है। वो क्या है, हमने बोला था इनके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो मैंने बोला था बेसल लेयर के अंदर आफ्टर 10 कैरेटिनाइज सेल के बाद, मतलब सपोज अगर यहाँ पे कोई कैरेटिनाइज सेल है तो यहाँ पे एक जगह हर 10 सेल के बाद एक स्पेशल सेल मौजूद रहेगी, एक स्पेशल सेल प्रेजेंट रहेगी और वो किसी से भी कनेक्ट नहीं रहेगी। उसको हमने कौन सी सेल बोला था? उसको हमने बोला था मेलेनोसाइट। कौन सी सेल बोला था? उसको बोला था हमने मेलेनोसाइट। क्लियर है? पहले मेलेनोसाइट की बात कर लेते हैं। तो हमने बोला बेसल लेयर में होती है, हर 10 कैरेटिनाइज सेल पे एक मेलेनोसाइट सेल प्रेजेंट होती है। बॉडी के अलग अलग हिस्से में हर इंसान के अंदर मेलेनोसाइट अप्रॉक्सीमेटली बराबर होते हैं। लेकिन होता क्या है, अंतर कहाँ पे होता है कि कोई फेयर होता है, कोई कम फेयर होता है, कोई डार्क होता है, कोई उससे ज़्यादा डार्क होता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो मेलेनोसाइट तो सबके अंदर बराबर होते हैं और इनका बॉडी में हमारी स्किन के अंदर जो अमाउंट होता है वो भी अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है, लेकिन कुछ रीजन्स पे। अब मैंने ये बोला ये मेलेनोसाइट है, ये मेलेनोसाइट के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर कुछ मेलानिन भरा हुआ रहता है ऐसे, लेकिन ये खाली नहीं रहता, ये पैकेट फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? पैकेट फॉर्म में रहता है। तो जिस ऑर्गन्स को ज़्यादा मेलानिन की ज़रूरत है, अब सपोज फेस को फेयर रहना है तो फेस वाले एरियाज पे क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, वहाँ पे फेयर रहेगा। एक्जिला और प्यूबिक एरियाज, जेनिटल एरियाज, वहाँ पे क्या रहेगा, मेलेनोसाइट का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। मेलेनोसाइट तो बराबर रहेंगे, लेकिन जो इसके अंदर मेलेनोसोम है वो पैकेट्स वहाँ पे सीक्रेट ज़्यादा होंगे। जैसे मैंने बोला पर्टिकुलर एरिया में, एक्जिला में, वहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा मेलेनोसाइट्स हमने रिलीज़ करवा दिए, मेलेनोसोम रिलीज़ करवा दिए। मेलेनोसाइट तो सेल है, तो मेलेनोसाइट तो सबके अंदर बराबर रहते हैं। डिपेंड करता है कि उनके अंदर जो मेलेनोसोम के पैकेट हैं वो कितना रिलीज़ हो रहे हैं पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे। तो इस मेलेनोसोम के बारे में हमने क्या पढ़ा था? पहली चीज़ तो हमने ये पढ़ा था कि ये क्या होती है, किसी भी सेल से जुड़ी हुई नहीं रहती है। मतलब जैसे बाकी सेल्स डेस्मोसोम से जुड़ी रहते हैं तो ये किसी से भी कनेक्ट नहीं रहती है। तो हम ये लिख सकते हैं नॉट अटैच्ड विथ एनी कैरेटिनाइज्ड सेल। तो मेलेनोसाइट के बारे में पहली एक चीज़ हो गई। दूसरा हमने बोला कि ये इसका रेशियो कितना होता है, आफ्टर एवरी 10 कैरेटिनोसाइट। हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आफ्टर एवरी 10 कैरेटिनोसाइट हमको क्या देखने को मिलता है, एक मेलेनोसाइट। इस ऐसे ही बहुत सारे हमारे कैरेटिनोसाइट तो अनगिनत हैं, लेकिन उन पे क्या होगा, 10 पे 1 होगा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। सीक्रेट क्या करती है, सीक्रेट मेलानिन। क्या सीक्रेट करती है? मेलानिन सीक्रेट करती है। अब आपको अगर कोई भी पूछेगा लाइफ टाइम में कि मेलेनोसाइट बॉडी के, ये क्वेश्चन आता है कि कौन से वाले लेयर्स में रहते हैं, तो आप बोल सकते हो कौन सी लेयर है, बेसल लेयर में प्रेजेंट है हमारे मेलेनोसाइट। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अब ये मेलेनोसाइट तो रहता है, ये मेलेनोसाइट का काम है इन बाकी के कैरेटिनोसाइट को पिगमेंटेशन करना, कलर देना। क्या करना? कलर देना। तो एक मेलेनोसाइट कितने कैरेटिनोसाइट्स को कवर करता है? सपोज ये एक मेलेनोसाइट है, ये क्या करेगा, डिफरेंट यहाँ से क्या निकलेंगे, ये सपोज ये जो निकल रहे हैं रेड कलर के, ये क्या है,
ये हैं आपके केराटिनोसाइट, सपोज के लिए बोल रहा हूँ। तो एक केराटिनोसाइट जो होगी वो कितने लोगों को कवर करेगी? जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वैसे ही एक मेलानोसाइट कितने लोगों को कलर करेगी? तो 36, 1:36। एक मेलानोसाइट इन 36 केराटिनोसाइट्स के लिए इनफ है, और एक मेलानोसाइट 36 केराटिनोसाइट को देती है, क्या देती है? मेलानिन सीक्रेट करती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। और कैसे देती है? इन पैकेट फॉर्म, जिसको बोला हमने, क्या बोला? मेलानिन बोला। ठीक है, मेलानिन के पैकेट्स होते हैं मेसोसोम्स, मेलानिन पैकेट्स कह सकते हो आप। ठीक है, मेसोसोम नहीं, मेलानिन पैकेट कह सकते हो उनको आप। तो पैकेट के फॉर्म में ये हमने पढ़ लिया मेलानिन के बारे में। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक तो कहाँ पे सिचुएटेड है, दूसरा क्या सीक्रेट करती है, तीसरा कितने केराटिनोसाइट सेल के बाद रहती है, चौथा कि किसी से कनेक्ट रहती है कि नहीं रहती है, नहीं रहती है। उसके बाद एक मेलानोसाइट कितने केराटिनोसाइट को पिगमेंटेशन करती है, तो कितनों को करती है? 36 को करती है। क्लियर हो गया इतना? अब जो दूसरी सेल आती है वो कौन सी सेल है बच्चों? वो भी यहीं पे कहीं प्रेजेंट रहती है, हमारी जो बेसल लेयर है वहीं पे कहीं पे प्रेजेंट रहती है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, प्रेजेंट है। अब इसमें क्या अंतर है फिर? सबसे पहले इसकी क्या खास बात है, इसकी क्या खासियत है? तो खासियत क्या है इसकी आपको खुद ही पता चल जाएगा देख के। इन सब में केराटिनाइज है। ठीक है, ये सॉरी, इनके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। तो अब ये मरकर सेल आपको, चलो मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ उसको, तो नाम भी बता दिया मैंने। क्या नाम है इसका? मरकर सेल। कल भी बताया था इसका नाम क्या है? मरकर सेल। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मरकर सेल। अब ये मरकर सेल क्या काम करती है देखते हैं। सबसे पहले खास बात क्या है? जैसे मेलानोसाइट किसी से भी अटैच नहीं होती है, किसी भी सेल से, इसका मरकर सेल बिल्कुल उल्टा होता है। ये डेस्मोसोम से कनेक्ट रहती है। किससे कनेक्ट रहती है? डेस्मोसोम से कनेक्ट रहती है, अटैच विद द हेल्प ऑफ डेस्मोसोम। डेस्मोसोम समझ गए आप? कुछ नहीं, ये एक प्रोटीन है। और एक और चीज़, मैंने कल एक चीज़ बताई थी आपको कि इसमें एक सेल बॉडीज़ होती हैं, उनको क्या बोला था मैंने? ऑर्डलैंड बॉडीज़ बोला था। अगर जिसने नोट्स बनाए हैं उसको पता लग रहा होगा। मैंने बोला था इनके अंदर से एक सबस्टांस रिलीज़ होता है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इंट्रासेलुलर सबस्टांस होता है इंट्रासेलुलर ही है। तो आप वहाँ पे इंट्रा सेलुलर सीमेंटिंग सबस्टांस कर लेना। सीमेंट होता है ना जो कनेक्ट करता है, तो इससे आपको ये सही इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो इंट्रासेलुलर सीमेंटिंग सबस्टांस बोलते हैं उसको, जो ऑर्डलैंड बॉडी सीक्रेट करती है। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर सीमेंटिंग सबस्टांस। क्लियर हो गया? तो हम फिर से आ जाते हैं मरकर सेल पे। मरकर सेल भी हमने बोला बेसल लेयर पे प्रेजेंट है, और इसका काम क्या है? इसका अभी काम नहीं पढ़ा हमने, बस इतना पढ़ा कि ये क्या करती है? डेस्मोसोम से कनेक्ट रहती है। अब दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, अब आपको जो फाइन टच, हल्के से भी कोई छू लेता है तो पता लग जाता है ना कि कोई टच कर रहा है। तो फाइन टच का जो सेंसेशन है बच्चों, वो कौन देता है? यही मरकर सेल का काम है, फाइन टच का सेंसेशन देना। यहीं पे जैसे आपको कोई टच करता है, मरकर सेल उसको ब्रेन को मैसेज भेज देती है, हाँ किसी ने टच किया है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अगली बात मरकर सेल के बारे में हो गई, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मरकर सेल के बारे में हम केवल 2 ही चीज़ें पढ़ रहे हैं। उसके बाद अब हमने ये रेड कलर के कुछ सेल्स पढ़े हैं यहाँ पे, ये जो दिख रहे थे हमें, हमने बोला था कि कौन सी लेयर में कौन से है, बताओ इनका नाम क्या है, कौन सी सेल है? स्पाइनोसम लेयर है ना, कौन सी सेल है? इनको हमने बोला था लैंगरहैंस सेल। क्या बोला था? लैंगरहैंस सेल। अब ये लैंगरहैंस सेल का क्या काम है फिर, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। इसके बारे में भी खास बात क्या है, यहाँ पे तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये केराटिनोसाइट से जुड़ी हुई है, लेकिन ये भी क्या रहती है? अगर मैं सपोज इसको बनाऊँ यहाँ पे, ये हमारी लैंगरहैंस सेल है, तो ये किसी भी डेस्मोसोम से कनेक्ट नहीं रहती है, पहली चीज़।
दूसरी बात क्या है इसके बारे में, तो पहले लिख लेते हैं पहली बात, तभी दूसरी बात पता चलेगी। नॉट कनेक्ट विद केराटिनोसाइट और नो डेस्मोसोम कनेक्शन। हम ये बोल सकते हैं नो डेस्मोसोम कनेक्शन, ठीक है, कोई डेस्मोसोम कनेक्शन नहीं है इन लैंगरहैंस सेल का, ठीक है। अब इनको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, इनको बोला जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का क्या काम होता है बच्चों? इनका काम होता है जैसे ही आपकी स्किन में कोई चोट लग गई और यहाँ से कोई बैक्टीरिया चले गया तो ये क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज द एंटीजन। बस इतना ही काम होता है? नहीं, रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करेंगी, ये उस सेल को रिकॉग्नाइज कर लेंगी, फिर ट्रैप कर लेंगी और फिर उसको लेके जाएंगी कहाँ, कैरी अप टू लिम्फॉइड या लिम्फ नोड। तो इनका सिंपल सा काम है, जो भी एंटीजन आता है उसको पहले रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि ये एंटीजन है, फिर उसके बाद उसको क्या करना, ट्रैप कर लेना, ट्रैप करके उसको लिम्फॉइड टिश्यू या लिम्फॉइड ऑर्गन के पास लेके जाना कि हाँ भाई ये चोर को लेके आया। पुलिस का काम है इसका, ये याद रख लेना बस, लैंगरहैंस सेल का काम पुलिस का काम है या एंटीजन का काम है। तो ये चीज़ आपको दो चीज़ के बारे में याद रखनी है। क्लियर हो गया जी इतना? ठीक है, तो मेन सेल्स हमारी यही थी, ठीक है। तो हमने 3 सेल्स पढ़ ली थी, इसमें क्या क्या पढ़ी थी, एक तो लैंगरहैंस, एक तो मेलेनोसाइट, एक लैंगरहैंस सेल, और ये कौन सी थी, मर्कर सेल। लैंगरहैंस सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, स्पाइनोसम में। लैंगरहैंस सेल कहाँ प्रेजेंट है, ये है ना हमारा, क्या बोला था इसको हमने, कौन सा स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, ये बताओगे आप कि स्पाइनोसम लेयर का कौन सा स्ट्रक्चर होता है। क्लियर हो गया? तो लैंगरहैंस सेल वहीं पे प्रेजेंट रहती है हमारे स्पाइनोसम वाली लेयर में। क्लियर? और हमारी जो मेलेनोसाइट है और बाकी सारी चीज़ें हैं वो कहाँ पे रहती है, वो रहती हैं हमारे बेसल लेयर पे। क्लियर हो गया इतना जी? ठीक है, अब बात करते हैं, अब कुछ 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद वाली लेयर में, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा डर्मिस। ठीक है, पहले एक बात कर लेते हैं, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, कई बार आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमारी कौन सी लेयर आती है नीचे से, आज हम नीचे से शुरू कर रहे हैं, स्ट्रैटम, स्ट्रेटम, कौन सी है, बेसल। तो स्ट्रेटम बेसल के बारे में क्या खास बात है, इसकी कितनी लेयर होती हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक ही लेयर दिखा रखी है, लेकिन जो रियल में इसकी लेयर होती हैं 2 तक भी हो सकती हैं। मतलब स्ट्रेटम बेसल की लेयर जो हो सकती हैं वो 1 से लेके 2 लेयर तक हो सकती हैं। क्लियर हो गया? पहली बात, अगर मैं लेयर की बात लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लेयर लिख देता हूँ। क्लियर है? तो लेयर कितनी हो सकती है बेसल में, 1 से 2 लेयर। कौन सी लेयर है ये, कौन सा शेप है इनका, तो यहाँ पे शेप लिख देता हूँ मैं, क्यूबॉइड। कौन सा शेप है, क्यूबॉइड शेप होती है हमारी स्ट्रेटम बेसल। अगली बात क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके मेलेनोसाइट। ठीक है, मेलेनोसाइट। क्लियर हो गया? मर्कर सेल तो हमारे और जगह भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ये मर्कर सेल जो होती हैं एक्चुअली सुप्रा बेसल वाली लेयर में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन आप बेसल में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट पूछें, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट किसको मानते हैं हम बेसल लेयर में, वो मानते हैं मेलेनोसाइट को। पहली लेयर कंप्लीट हो गई। ठीक है, पहली लेयर के बारे में खास बात क्या थी कि 1 से 2 लेयर होती है, क्यूबॉइड शेप की होती है और इसमें मेलेनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? दूसरे बारे में हम बात करते हैं, दूसरी लेयर कौन सी है हमारी, दूसरी लेयर है हमारी ग्रेन्युलोसम। कौन सी है, ग्रेन्युलोसम। ग्रेन्युलोसम के बारे में खास बात क्या है, ग्रेन्युलोसम जो लेयर है वो रहती है आपकी, उसकी भी सेम लेयर रहती है 1 से लेके 2 लेयर तक। दिख रहा होगा आपको? क्लियर है? 1 से लेके 2 लेयर तक उसकी लेयर रहती है। और अब ये कैसी रहती है ग्रेन्युलोसम, न्यूक्लिएटेड या अन्यूक्लिएटेड,
सबसे ऊपर वाली के बारे में एक और खास सबसे सॉरी हम नीचे से चल रहे थे ना, तो हमको पहले वो वाली लेयर पढ़नी चाहिए। फिर बेसल लेयर 1 to 2 लेयर की होती है। बेसल के बाद कौन सी लेयर आती है? स्पाइनोसम। स्पाइनोसम के बारे में क्या खास बात है? स्पाइनोसम कितनी लेयर होती हैं? देखो बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं, लेकिन ये बहुत सारी भी नहीं होती है। कितनी होती है? 5 से 7 लेयर की होती है हमारी स्पाइनोसम लेयर। और इसके बारे में क्या खास बात है? और ये फ्लैट रहती है, ठीक है। ये कैसी रहती है? क्यूबॉइड शेप की नहीं रहती, फ्लैट रहती हैं। जैसे ऐसे हैं, पॉलीपॉइड शेप की हैं तो ऐसे ही रहेंगी, मतलब इनका शेप रहेगा फ्लैट। और ये कैसी रहेंगी? न्यूक्लिएटेड। ये भी न्यूक्लिएटेड है। बेसल लेयर भी, ऊपर वाली भी न्यूक्लिएटेड है। क्लियर हो गया जी इतना? ठीक है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्पाइनोसम के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है खास? अरे हमें पता है कौन सी, लैंगरहैंस सेल। तो ये 2 लेयर के बारे में आपको पता चल गया अच्छे से। स्पाइनोसम 5 से 7 लेयर होती है, थोड़ी सी चौड़ी सी दिख रही होगी आपको ये, और फ्लैट होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस दिख रहा होगा बीच में, और लैंगरहैंस इसमें सेल प्रेजेंट होती हैं जो आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड वाली लेयर कौन सी है हमारी? हो गया बेसल होगी, स्पाइनोसम होगी, ग्रेन्युलोसम। कौन सी है? ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। अब ये कितनी लेयर होती है? जो ग्रेन्युलोसम लेयर है हमारी, वो भी हमारे बेसल लेयर की तरह 1 to 2 लेयर स्ट्रक्चर होती है। केवल 1 से 2 ही लेयर रहते हैं उसमें। और उसके बारे में खास बात क्या है? ग्रेन्युलोसम भी कैसी लेयर होती है हमारी? एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलत बता दी आपको, इसको आप फ्लैट नहीं है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये आपको पॉलीहाइड्रल दिख रहा है ना? कैसा दिख रहा है? पॉलीहाइड्रल स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा। पॉलीहाइलिन भी लिख सकते हो आप इसको। पॉलीहाइलिन स्ट्रक्चर होता है कौन सा हमारा? स्पाइनोसम। फ्लैट नहीं होता, ठीक है। फ्लैट कौन सी रहती हैं? ये ग्रेन्युलोसम वाली रहती हैं आपकी फ्लैट लेयर्स। क्लियर? फ्लैट लेयर्स ग्रेन्युलोसम वाली रहती हैं। स्पाइनोसम में हमारी लैंगरहैंस सेल प्रेजेंट होती हैं। बाकी सब कुछ सेम है। अब ग्रेन्युलोसम लेयर की क्या खास बात है? इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? तो आपने पढ़ा था इसमें ऑडलैंड बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, या ऑडलैंड सेल्स भी इनको बोला जाता है, जो कि इंट्रासेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस का सीक्रेशन करती हैं, जिससे कि आपस में अढेर रहते हैं बाकी के सेल्स। क्लियर हो गया? सबसे ऊपर वाली लेयर को हमने कॉर्नियम बोला था, टफेस्ट लेयर थी। तो कितनी लेयर होती हैं कॉर्नियम की? तो कॉर्नियम सबसे ज़्यादा लेयर वाली होती है, चाहे हमने भले ही इसमें 2-4 लेयर बनाए हों, ठीक है। तो इसके जो लेयर्स होते हैं वो हमारे 25 से लेके 25 लेयर तक हो सकते हैं, क्या होते हैं। कॉर्नियम के कितने लेयर होते हैं? 25 लेयर। और इसके बारे में ख़ास बात क्या है कि ये कैसी रहती है? ये भी फ्लैट रहती है। कैसी रहती है? ये भी फ्लैट रहती है। तो फ्लैट रहती है, तो फ्लैट दोनों हो गए। ग्रेन्युलोसम फर्स्ट की 2 लेयर कैसी हो गई हमारी? फ्लैट लेयर हो गई। लेकिन इसके बारे में अलग बात क्या है? ये रहती है अन्यूक्लिएटेड। इसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ जाते जाते न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। इतनी बात हमने पढ़ ली इनके बारे में, ठीक। अब बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? ये थी हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से कोई भी क्वेश्चन आए तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन से टॉपिक की? अगली जो हमारी लेयर है वो लेयर है डर्मिस। कौन सी है? डर्मिस। अब डर्मिस कहाँ पे है? एक्चुअली जो डर्मिस होती है, जो डर्मिस लेयर है, उसका क्या सीन है? वो रहती है हमारे थोड़े से, जहाँ पे बेसल लेयर के जस्ट नीचे हमारी रहती है क्या? डर्मिस लेयर। कहाँ पे? यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे डर्मिस लेयर बनाऊँ तो डर्मिस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, अभी बताएंगे आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये यहाँ पे भी समझ लेना आप इनको कि यहाँ तक है, ठीक है। ये यहाँ तक है, ऐसा समझ लेना आप लोग। क्लियर?
पहली चीज़ तो हो गई ये, अभी यहाँ को हटा रहा हूँ लेकिन इसको समझने के लिए, जो आपकी डर्मिस लेयर है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है बच्चों, उसमें दो तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि डायरेक्टली ओपन होती है स्किन के ऊपर। ये प्रेजेंट होती है कहाँ पे, डर्मिस लेयर में। डर्मिस लेयर में क्या क्या चीज़ें हैं एक्चुअली, इसमें आपके फाइब्रोब्लास्ट हैं, मास्ट सेल हैं, या फिर माइक्रोफेजेस हैं, कोलेजन इलास्टिक है, सारी चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट हैं, फाइबर की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कहाँ पे, आपके डर्मिस वाली लेयर पे। डर्मिस वाली लेयर जस्ट नीचे है। अब ये क्या बना दिया भाई मैंने, चलो पता करते हैं। तो एक ग्लैंड, यहाँ पे कुछ ग्लैंड, जो हमारी ग्लैंड प्रेजेंट है मेनली वो प्रेजेंट है डर्मिस लेयर के ऊपर। तो डर्मिस लेयर में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है एक्राइन ग्लैंड। एक्राइन ग्लैंड देख लेना, इसको ई तो नहीं होगा, इसका स्पेल देख लेना, ठीक है। और एक होती है एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड क्लियर है। मेनली हम ये दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। हमारी जो डर्मिस लेयर है उसमें ये फाइबर की बनी रहती है और इसमें इलास्टिक फाइबर, आपके कोलेजेंस वगैरह, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल सारी हमारी डर्मिस में ही प्रेजेंट हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्राइन स्वेट ग्लैंड की। इसका नाम है एक्राइन स्वेट ग्लैंड। अब एक्राइन स्वेट ग्लैंड के बारे में खास बात क्या है, इस एक्राइन स्वेट ग्लैंड में क्या खास बात है, ये एक तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपके सोल्स पे और पाम्स पे। क्लियर हो गया। सोल्स और पाम्स में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्लैंड कौन सी है, एपोक्राइन, सॉरी कौन सी ग्लैंड है ये, एक्राइन ग्लैंड है। कौन सी है, एक्राइन ग्लैंड। तो एक्राइन ग्लैंड के अंदर हमने पहले पढ़ लिया कि सोल्स और पाम्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके अलावा खास बात क्या है इसकी, ये अब्सेंट रहती है, कुछ एरियाज पे ये अब्सेंट रहती है। जैसे आपके लिप्स का वर्मिनियन बॉर्डर, वर्मियन बॉर्डर ऑफ लिप्स, ठीक है, मतलब जो लिप्स वाला एरिया है पूरा वो क्या रहता है, सॉरी लिप्स भी बनाने नहीं आता मुझे, जो आपका लिप्स वाला एरिया है उसमें ये प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब वहाँ पे स्वेटिंग नहीं देखने को मिलती, उसको बोलते हैं वर्मियन बॉर्डर, या मैं वी लिप्स लिख सकता हूँ सीधे। तो लिप्स में प्रेजेंट नहीं होती है एपोक्राइन ग्लैंड, एक्राइन ग्लैंड, फिर बार बार एपोक्राइन आ रहा है। एपोक्राइन की बात ही नहीं कर रहे हम, अभी बात कर रहे हैं हम एक्राइन ग्लैंड की। लिप्स में एब्सेंट रहती है, इसके अलावा ग्लांस पेनिस में भी एब्सेंट रहती है, इसके अलावा लेबिया मेजोरा किस में एब्सेंट रहती है, लेबिया माइनोरा में एब्सेंट रहती है, लेबिया माइनोरा में एब्सेंट रहती है। उसके अलावा आपके जो इनर सरफेस ऑफ प्रीप्यूस है, या हम सीधे ये कह सकते हैं नेल बर्ड्स, जो नेल फोल्ड होते हैं आपके, ये नेल फोल्ड्स हैं, इनके नीचे पे एब्सेंट रहती है, नेल फोल्ड्स पे एब्सेंट रहती है। उसके अलावा पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहती है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया हैं जहाँ पे हमारी एक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे आपका वर्मियन बॉर्डर ऑफ द लिप्स हो गया, ग्लांस पेनिस हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया और नेल फोल्ड्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं रहती है और सबसे ज़्यादा बाकी पूरी बॉडी में ये प्रेजेंट रहती है। कौन सी ग्लैंड, एक्राइन ग्लैंड बाकी बॉडी में पूरी प्रेजेंट रहती है, एक्राइन ग्लैंड। क्लियर हो गया। इसके बारे में और क्या खास बात है, इसके बारे में खास बात मतलब ये समझ रहे हो है क्या आप, ये स्वेट ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं ये दोनों, ठीक है। दूसरी क्या बात है, ये किस चीज़ पे काम करती है, ये डायरेक्टली खुलती है। ये जो मैंने, वैसे तो आपको डक्ट लग रही होगी, ये बिल्कुल लगनी भी चाहिए, इसको बोलते हैं एक्राइन डक्ट। ये अपना जो भी सिक्रीशन होता है वो इस डक्ट के थ्रू डायरेक्टली स्किन पे डाल देती है, मतलब अपनी जो भी स्वेटिंग होती है वो स्किन के ऊपर डाल देती है। क्लियर हो गया। और ये काम करती है सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक सिस्टम पे बेस्ड। समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई नहीं, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक सिस्टम पे बेस्ड रहती है। दोबारा से एक बार समझते हैं।
मैंने बोला हम डर्मिस लेयर की बात करते हैं, मैंने बोला बहुत सारे फाइबर कोलेजन वगैरह रहते हैं वहाँ पे, लेकिन मेनली हमारी दो ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं, एक का नाम है एक्राइन ग्लैंड, एक का नाम है एपोक्राइन ग्लैंड। अभी हमने एपोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात ही नहीं करी, अभी हमने एक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करी। तो एक्राइन ग्लैंड मैंने बोला कि एक डक्ट के थ्रू स्किन में और जो भी अपनी स्वेटिंग रहती है वो डायरेक्टली स्किन के ऊपर एम्प्टी कर देती है। और दूसरी बात, ये बेस होती है सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक सिस्टम पे। तो आपको कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक अगर नहीं पता है तो आपको इसको एक बार सर्च करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा आपको कोलिनर्जिक क्या होता है। कमेंट कीजिए आप कि या अगर फिर भी डाउट होता है तो लिखिए सर हमें नहीं पता, ठीक है। तो कोलिनर्जिक सिस्टम पे बेस रहता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया आज कि कोलिनर्जिक सिस्टम क्या होता है। तो जो हमारी एक्राइन ग्लैंड है वो सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम करती है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। इसके बारे में और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ और है, ये हमारी तभी होती है इमोशनल, रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल स्वेटिंग। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जो इमोशनल स्वेटिंग होती है, इमोशनल स्वेटिंग जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी एक्राइन ग्लैंड। कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? एक्राइन ग्लैंड। क्लियर हो गया जी इतना, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी एपोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एपोक्राइन ग्लैंड भी ऐसे ही प्रेजेंट रहती है। क्लियर हो गया, एपोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहती है, लेकिन इसके बारे में खास बात क्या है कि ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे ही प्रेजेंट होती है। और सबसे पहले जहाँ पे एब्सेंट होती है वो वाली बात बताते हैं आपको। पाम्स एंड सोल्स पे ये एब्सेंट रहती है। कहाँ पे रहती है एब्सेंट? पाम और सोल्स पे कौन एब्सेंट रहती है? एपोक्राइन ग्लैंड। जैसे वो सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम करती थी, ये काम करती है एड्रीनलर्जिक या एड्रीनल सिस्टम पे काम करती है। ये किस पे काम करती है? एड्रीनल सिस्टम पे काम करती है। कौन सी ग्लैंड? एपोक्राइन ग्लैंड। दो बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसका क्या काम रहता है कहाँ पे ये एपोक्राइन? एक्चुअली एपोक्राइन ग्लैंड ये है। ये क्या बनाया मैंने? ये एक हेयर बनाया मैंने, ठीक है। लग नहीं रहा होगा लेकिन मान लो। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था कि एक्राइन ग्लैंड अपना डक्ट के थ्रू ओपन करती है, यहाँ पे अपने सीक्रेशन डालती है, लेकिन हमारे जो एपोक्राइन ग्लैंड है उसके पास वो डायरेक्टली अपने सीक्रेशन नहीं डाल सकती, इसीलिए वो हेयर फॉलिकल्स का सहारा लेती है और हेयर फॉलिकल्स की हेल्प से हेयर फॉलिकल्स के थ्रू अपना सीक्रेशन बाहर डालती है। क्लियर है? अब आपको जो स्वेटिंग में स्मेल आती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग स्मेल आती है, वो लोग जिम्मेदार बताते हैं इस एपोक्राइन ग्लैंड को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि एक्चुअली ये स्मेललेस होती है, इसमें कोई भी ऑर्डरलेस होती है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको? ऑर्डरलेस बोल सकते हैं। ऑर्डरलेस स्वेटिंग होती है, ऑर्डरलेस स्वेटिंग होती है। लेकिन जैसे स्किन के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, तो उन बैक्टीरियाज की स्मेल की वजह से हमें स्मेल आती है। अदरवाइज इसका कोई दोष नहीं है। हमारी एपोक्राइन ग्लैंड ऐसा काम नहीं करती है, वो बैक्टीरिया की वजह से ये फंस जाती है बेचारी। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब हमने बोला कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे एब्सेंट तो रहती है, पाम और सोल्स पे। कुछ स्पेशल एरिया जैसे आपकी एक्राइन ग्लैंड तो पूरे बॉडी में प्रेजेंट रहती है, कुछ एरियाज को छोड़ के, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली केवल कुछ ही एरियाज में रहती है। जैसे आपके एक्जिला वाला रीजन हो गया, पेरिनियम वाला एरिया हो गया, इन्हीं जगहों पे ये प्रेजेंट रहती है। प्यूबिक एरिया हो गया, इस जगह पे प्रेजेंट कौन रहती है? हमारी एपोक्राइन ग्लैंड कुछ ही जगह पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? तो हमने बोल दिया कि ये किस पे काम करती थी, ये भी बता दिया हमने, सिंपैथेटिक एड्रीनल सिस्टम पे ये काम करती है। क्लियर? लिखने की कोशिश करता हूँ, भूल जाता हूँ मैं बीच में। सिंपैथेटिक एड्रीनल सिस्टम पे काम करती है। तो इतनी बात भी हो गई इसके बारे में, ठीक है। अब इसकी कुछ हमने क्या पढ़नी है? अब कुछ ग्लैंड्स आती हैं जो ये कुछ ग्लैंड होती हैं जो क्या करती हैं? ये मॉडिफाई हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मॉडिफाई हो जाती हैं। तो मॉडिफाई हो जाती हैं तो एपोक्राइन ग्लैंड की मॉडिफाइड फॉर्म कौन कौन सी हैं? आपको एयर में देखने को मिलता है। ईयर में देखने को क्या मिलता है? जो आपका सीबेसियस सिरुमन ग्लैंड होती है। कौन सी होती है? सिरुमन ग्लैंड, सिरुमिनस ग्लैंड होती है ना,
सिरोमिनस ग्लैंड होती है ईयर में, तो वो इसी एपोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। ये क्वेश्चन आता है कि जो आपकी सिरोमिनस ग्लैंड है वो किसका मॉडिफाइड रूप है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगली बात है आपकी, आपने सीबेसियस ग्लैंड भी सुना होगा, तो सीबेसियस ग्लैंड भी यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट होती है। और ये सारी जो भी ग्लैंड होती हैं ये मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हेयर फॉलिकल्स के थ्रू अपना सीक्रेशन डालती हैं स्किन के ऊपर। ठीक है। और आई के अंदर भी, आईलिड के अंदर भी एक ग्लैंड होती है मोल्स। ठीक है। और आपका और कौन सी हो सकती है, चलो काफ़ी है इतना। क्लियर हो गया? तो ये हमारी मॉडिफाइड ग्लैंड हैं कुछ, जिनको हमने बोला कि ये इनका काम होता है। तो अब इसको एक दो चीज़ें यहाँ पे लिख लेते हैं, लास्ट फाइनल कर लेते हैं, इसी को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने बोला डर्मिस लेयर के बारे में बात कर रहे थे। डर्मिस लेयर बिलो द बेसल लेयर से अटैच रहती है। डर्मिस लेयर में हमने पढ़ा था कि ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। तो सबसे पहले हमने एक्राइन ग्लैंड पढ़ा था, एक्राइन, और दूसरी हमने पढ़ी थी एपोक्राइन। एक्राइन ग्लैंड में पढ़ा था हमने कि ये सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम करती है। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम करती है, जबकि ये सिंपैथेटिक एड्रीनल सिस्टम पे काम करती है। पहली चीज़ ये पढ़ ली थी। दूसरा इसमें हमने पढ़ा था ये एक्राइन डक्ट के थ्रू अपना सीक्रेशन एम्प्टी करती है। एक्राइन डक्ट इसमें हेल्प करती है, जबकि ये विद द हेल्प ऑफ हेयर फॉलिकल्स की हेल्प से अपना सीक्रेशन डालती है। तीसरी बात हमने इसमें क्या पढ़ा था कि ये हमारा इमोशनल स्वेटिंग होती है। इससे क्या होती है? इमोशनल स्वेटिंग होती है। जबकि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये ऑर्डरलेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑर्डरलेस नहीं है। ठीक है, ऑर्डरलेस है, दोनों ऑर्डरलेस हैं। तो ऑर्डरलेस सीक्रेशंस होते हैं इसके। क्लियर? मेन चीज़ें ये पढ़ ली थी हमने। अगली चीज़, एक्राइन ग्लैंड हर जगह होती है बॉडी में एक्सेप्ट आपके लिप्स के वर्मिनियन बॉर्डर में, ग्लांस पेनिस में, लेविया माइनोरा में, और कौन सा पार्ट था? इसके अलावा कहाँ पे एब्सेंट रहती है? नेल बर्ड्स में। ये यहाँ पे एब्सेंट रहती है। उसके अलावा ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट होती है। कौन सी? एक्राइन ग्लैंड। जबकि ये कहाँ पे एब्सेंट होती है? एक्सेप्ट कहाँ पे नहीं मिलती तो कहीं पे नहीं है। एब्सेंट कहाँ पे होती है? बस एब्सेंट का लिखते हैं यहाँ पे, पाम्स एंड सोल्स पे। जबकि ये पाम्स एंड सोल्स पे सबसे ज़्यादा एक्राइन ग्लैंड सबसे ज़्यादा होती है। अगली चीज़, ये कुछ स्पेशल एरियाज, जैसे ये ऑल ओवर द बॉडी होती है तो ये कुछ स्पेशल एरियाज में मिलती है, जैसे एक्जिला वाला पार्ट हो गया हमारा और पेरिनियम वाला पार्ट हो गया। ठीक है। तो ये था हमारा सारा का सारा किसके बारे में? डर्मिस लेयर के बारे में। ठीक है। सबक्यूटेनियस के बारे में कोई खास बात नहीं है। जो हमने नीचे ये वाला पार्ट हमारा डर्मिस का बनाया था, ये दोनों ग्लैंड बनाई थी हमने, उसके नीचे कुछ ऐसे फैट लोब्यूल्स रखे हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? फैट के लोब्यूल्स रखे हुए रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, और इनको एडिपोसाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये थर्ड लेयर है हमारी, कौन सी? एडिपोसाइट की। इनके अंदर ऐसे फैट के लोब्यूल्स रखे रहते हैं, इसको बोलते हैं हम एडिपोसाइट। और इसी के अंदर हमारे जो भी नर्व रहते हैं या न्यूरल कनेक्शन रहते हैं वो कौन से में रहते हैं? सबक्यूटेनियस लेयर में। ऊपर वाली लेयर कौन सी थी? डर्मिस। और ये वाली पूरी की पूरी जो यहाँ पे आपको दिख नहीं रही है, अभी इनविजिबल हो रखी है, वो है आपकी एपिडर्मिस। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा इसमें हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ते स्किन को, लेकिन फिर भी हमने जहाँ से क्वेश्चन बनने होते हैं और जहाँ तक पढ़ना चाहिए वहाँ तक पूरा पढ़ लिया है। फिर भी कोई डाउट आ रहे हैं तो बेझिझक होके पूछिए। बाकी थैंक यू।